मेरी शादी गैर खानदान में हुई, जबकि हमारे यहाँ बरादरी से बाहर रिश्ता करना खिलाफ रवायत समझा जाता था। खानदान में मुनासिब रिश्ता मौजूद ना था। तभी वालिदैन को मेरी फिक्र परेशान करने लगी। इन्हीं दिनों मैंने बीए फाइनल का इम्तिहान दिया था कि जमील अहमद का रिश्ता आ गया। ये लोग हमारे पड़ोस में बतौर किरायादार 5 बरस से रह रहे थे। वालिद साहब से अकमल साहब की दोस्ती गहरी हो गई थी। तभी उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगने की जसारत की। जमील निहायत खुश शक्ल और खुश इतवार नौजवान था। वालिदैन के फर्मा बरदार और एक अच्छी पोस्ट पर मुलाजिम थे। गर्ज इनमें 100 गुण थे। ऐब कोई नजर नहीं आया तो वालिद ने खानदान और बरादरी की परवाह न करते हुए इनके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। मंगनी से पहले कभी कभार अम्मी जान के हमरा इनके घर जाती थी। कई बार अचानक जमील से सामना भी हुआ था। वो हमेशा नजरें नीची करके गुजर जाते थे। सच कहूं तो मुझे असल में बहुत अच्छे लगते थे, ताहम कभी बात करने का मौका ना मिला था। जब अम्मी ने सुना कि मेरा रिश्ता जमील से तय कर दिया गया है तो मैं बहुत ही खुश हुई। मेरा दिल बाग बाग हो गया। ज़हन की स्लेट पहले ही साफ थी, लेकिन हल्की सी छवि अगर बनी तो जमील की ही थी, और अल्लाह ताला ने बिन मांगे मुराद झोली में डाल दी थी। अब्बू इस रिश्ते पर बेहद मुत्तमिन थे। इनके ख्याल में इससे बेहतर रिश्ता मिलना मुहाल था। शादी के बाद बाबुल के घर से साथ वाले घर दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। अगरचा मेका करीब था, लेकिन बिला वजह आना जाना नहीं रखा कि सास ससुर को किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। अम्मी भी कम आती जाती थी। सिर्फ छोटी बहन दिन में एक बार चक्कर लगाती थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और शादी से कबल साथ ही सोया करती थी और अब अपने आप को तन्हा महसूस करती थी, इसलिए दिन में एक बार जरूर मिलने आती थी। ससुराल वाले अच्छे लोग थे। इनको मेरे मेके जाने पर कोई एतराज ना होता था। शादी के बाद अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाज दिया, जिसका नाम मेरे ससुर ने फिरोज खान रखा। फिरोज इनके घर का पहला बच्चा था। सबकी आंखों का तारा और दिल की ठंडक था। मेरी सास इसको देख देख कर जीती थी। जमील की भी वो जान था। एक लम्हे के लिए भी खुद को बेटे से दूर नहीं करते थे। दिन बहुत खुशनुमा और खुशियों भरे गुजर रहे थे कि अचानक एक रोज जमील घर आए तो चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा, क्या बात है, आप बुझे बुझे हैं, दफ्तर में कोई नागवार बात हो गई है? कहने लगे, नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन एक बुरी खबर जरूर है। मेरा तबादला मशरिकी पाकिस्तान में हो गया है। वहाँ हालात सही नहीं है, लिहाजा आप लोगों को साथ नहीं ले जा सकता। तुम्हारे और मुन्ने की जुदाई से परेशान हो रहा हूँ। ससुर ने ये बात सुनी तो वो भी परेशान हो गए। नौकरी में तबादले होते ही रहते हैं, जाना तो था ही। फिक्र की बात ये थी कि इन दिनों मशरकी पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल जोर पकड़ने लगी थी। बहरहाल जमील ने वहां जाकर अपनी खैरियत की इत्तला दी और फराइज की बजा आवरी में मशगूल हो गए। मैं अपनी सास को खाला जान कहा करती थी। खाला जान हर नमाज के बाद बेटे की खैरियत के लिए दुआ को रहने लगी। मैं भी हर नमाज के बाद जमील की खैर आफियत की दुआ करती रहती थी। इनको अभी चंद माह ही हुए थे कि वहाँ हालात अबतर होने लगे। कत्ल गायद की खबरें मुसलसल आने लगी। अखबारात में ऐसी होलनाक तस्वीर छाया होती थी कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अपना कोई अजीज ऐसे हालात में घर से जाए तो दिल का क्या हाल होता है, बयान से बाहर है। रोज सुबह से दिल धड़कने लगता था कि या अल्लाह आज का दिन खैर से गुजर जाए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। खून रेज हालात के बाद ढाका गिर गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जमील की तरफ से भी यकायक राब्ता खत्म हो गया। फिर इनकी कुछ खबर ना मिली। यूं समझ लें कि वो गुमशुदा हो गए। मेरा तो हाल ना ही पूछे, जीती थी ना मरती थी। सास ससुर सदमे से अलग निढाल थे। हमारे घर में एक तूफान भरपा था। एक जमील ही नहीं, लाखों लोग गुमशुदा हो गए थे। मेरे अब्बू के कुछ रिश्तेदार इंडिया में अभी भी मौजूद थे। अब्बू ने इनको खत लिखा कि आप किसी तरह जमील का पता करवाइए। उन्होंने अपने साबका पार्टनर से राब्ता किया जो बंगाली था। उन्होंने मालूम करवाया, मगर जमील का पता न चल सका। अलबत्ता इतना मालूम हुआ कि जमील जिस जगह थे वहां के लोगों की कसीर तादाद मगरबी पाकिस्तान के नाते कत्ल कर दी गई थी। सिवाय सब्र और किस्मत पर मातम करने के और क्या हो सकता था। 3 साल सास ससुर के साथ ही रही। फिर उन्होंने अपने आबाई शहर पेशावर जाने की ठान ली। मुझको इख्तियार दे दिया, चाहूं तो इनके साथ चलूं, चाहूं तो अपने वालिदैन के हमरा रह जाऊं।
अम्मी अब्बू से सुलह मशवरे के बाद फैसला किया कि मैं इन्हीं के साथ रहूं और सास ससुर को जाने दूं। जब जमील आएंगे तब वो चाहेंगे तो साथ ले जाएं। ससुराल वालों ने इस फैसले पर कोई एतराज न किया। मैं अपने बेटे के साथ अम्मी अब्बू के घर शिफ्ट हो गई। ससुर साहब ने किराए का घर छोड़ दिया और वो लोग पेशावर रवाना हो गए। जमील अपने वालिदैन की कफालत करते थे। जब आमदनी ही न रही तो इनके वालिदैन को किराए का मकान छोड़ना ही था और इसी वजह से अपने आबाई गांव चले गए। इनका ख्याल था कि कम से कम वहां मकान तो इनका अपना है और कुछ रिश्तेदार भी हैं जिनसे मदद मिलने की उम्मीद थी। अब्बू पर अपनी बेटी और नवासे का इजाफी बोझ पड़ गया। अब्बू की आमदनी औस दर्जे की थी, लेकिन वो इंजीनियर थे। सऊदी अरब जाने की कोशिश करने लगे। खुदा ने इनकी सुन ली और जद्दा में अच्छी मुलाजमत की ऑफर मिल गई। अब्बू जान मुझको अम्मी को सौंप कर खुद ज्यादा कमाने के लिए परदेश की फिजाओं में जा बसे। रफ्ता रफ्ता माली हालात बेहतर होते गए। अब्बू ने इतना पैसा कमाया कि हमने अपना घर खरीद लिया। हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। अब जिंदगी की हर आसाइश मुयस्सर थी, लेकिन एक जमील ना था। शुरू में इनके वालिदैन ने राब्ता रखा। मैं भी खतूत का बाकायदगी से जवाब देती थी। फिरोज खान की फोटो भेजती थी। हर सालगिरह पे इनका मुबारका फोन या कार्ड जरूर आता था। लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने मुझसे राब्ता कम कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसा आ गया जब बिल्कुल ही राब्ता ना रहा। अब वो इस शहर में नहीं थे और मैं पेशावर नहीं जा सकती थी और वो लोग भी कभी मुझसे और अपने पोते से मिलने नहीं आए। हम दो बहनें और एक भाई था। छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया था। इसकी शादी के लिए अब्बू रकम भिजवाते थे। भाई भी कॉलेज में दाखिला ले चुका था। अब्बू को गए 5 बरस बीत गए थे। इनका मुआहदा खत्म होने वाला था। हम इनके लौट आने के शिद्दत से मुंतजर थे, क्योंकि छोटी बहन की शादी भी करनी थी। वालिद के आने की सभी को बेहद खुशी थी, लेकिन ये खुशी जल्द ही खत्म हो गई। अब्बू हार्ट अटैक से सऊदी अरब में ही इंतकाल कर गए। अब्बू के आने की बजाय इनका जनाजा ही आया। ये खबर हमारे लिए किसी कयामत से कम ना थी, मगर खुदा की मर्जी में किसका दखल हो सकता है, सिवाय सब्र के चारा ना था। अम्मी ने बहन की शादी धूमधाम से करने की बजाय इसे सादगी से रुखसत कर दिया। फिर रोज अब बड़ा हो चुका था और स्कूल जाने लगा था। स्कूल पहुंचाने और लाने का जिम्मा अम्मी ने ले लिया और मैंने एक स्कूल में बतौर टीचर सर्विस शुरू कर दी, जबकि भाई सुबह कॉलेज जाता और शाम को एक एकेडमी में पार्ट टाइम जॉब करता था। जिंदगी की गाड़ी धकेलते हुए वक्त गुजर रहा था। सबको यकीन हो चुका था कि जमील फसादात में मारे जा चुके हैं। अगर जिंदा होते तो कभी ना कभी जरूर राब्ता करते। सारी दुनिया यही कहती थी, लेकिन जाने क्यों मेरे दिल को यकीन नहीं आता था। मेरा यकीन था कि वो जिंदा है, कभी ना कभी जरूर लौट कर आएंगे और हम जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर जरूर मिल जाएंगे। इस दौरान मेरे लिए कई अच्छे रिश्ते आए। अम्मी और बहन ने खूब समझाया। भाई ने भी कायल करने की कोशिश की कि निकाह सानी कर लो, खुद को यूं हालात के रहमो करम पर मत छोड़ो। वक्त किसी का साथ नहीं देता, तन्हा जिंदगी ना गुजर सकेगी। अम्मी बहुत ज्यादा कायल करने की कोशिश करती रही, मगर मेरे अंदर जो आस दिए की लोह की मनिन जल रही थी, वो बुझने का नाम ही नहीं लेती थी। इस आस पर जी रही थी कि जरूर जमील लौट कर आएंगे और मैं हजार दुख सह कर भी उम्र भर इनका इंतजार करना चाहती थी। मैं सोचती थी कि यहाँ नहीं तो अगले जहान ही सही, मैं इन्हीं के नाम की रहना चाहती हूँ। वक्त गुजरता रहा। फिरोज ने मैट्रिक कर लिया। अम्मी इस जहान से गुजर गई। भाई ने तालीम मुकम्मल कर ली और इनको मुलाजमत मिल गई और फिर आखिर शादी भी हो गई। मेरी बहन अपने घर में खुशो खरम थी। फिरोज और मैं भाई के साथ रहते थे। इसके अलावा कहाँ जाते। मकान वालिद साहब ने खरीदा था, इसलिए भाई मुझको घर बदर नहीं कर सकता था। फिर भी भाभी बादल नाख्वास्ता बर्दाश्त कर रही थी। मैं इनकी बेअतनाई की आदी हो चुकी थी। बेरुखी को खातिर में न लाती थी। अपनी तनख्वाह से अखराजात पूरे करने की कोशिश करती। स्कूल में पढ़ाते काफी साल बीत चुके थे। मैडम मेरी कदर करती थी क्योंकि दयानतदारी और मेहनत से ड्यूटी देती थी। एक दिन मैं मैडम के पास बैठी थी कि उन्होंने जिक्र किया कि इनके एक कजन बांग्लादेश में रहते हैं। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने इस्तदा की कि अगर वो मेहरबानी कर सकती हैं तो क्या मैं एक बार वहां जा सकती हूँ। अब हालात बेहतर थे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था और लोग इधर से उधर सफर कर सकते थे। मेरी इस इल्तजा पर उन्होंने अपने कजन कासिम से राब्ता किया। मेरी इनसे फोन पर बात करवाई।
कासिम भाई को सारी रोदात बता दी। उन्होंने खुशी से हामी भरी कि आप बांग्लादेश आकर कुछ रोज मेरे यहाँ जरूर ठहर सकती हैं। वो जमील की तलाश में मेरी मदद करेंगे। मेरा मुर्दा दिल फिर से दोबारा जिंदा हो गया। मेरे मन में जोत जगाने लगे और इस जोत ने फिर से आस का लिबादा ओढ़ लिया। मैडम सकिया खातून ने बांग्लादेश भिजवाने का इंतजाम कर दिया। जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो कासिम भाई लेने आए हुए थे। वो मुझे और फिरोज को अपने घर ले गए। जमील की मुलाजमत के बारे में कुछ कागजात साथ लाई थी ताकि सही तरीके से तलाश में आसानी हो। 3-4 दिन बाद उन्होंने बताया, बहन जमील चिट्टा गांव चले गए थे, अब ढाका में है। वो हयात है, इनका एक बंगाली दोस्त जो साथ काम करता था। इसने जमील की ना सिर्फ इन हंगामों के दौरान हिफाजत की बल्कि जान भी बचाई। इस शख्स अब्दुल रहमान की बहन से निकाह करके जमील ने घर बसा लिया है और अब वो ढाका में अब्दुल रहमान के साथ बिजनेस करते हैं। जमील के बारे में ये सब सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैंने कहा, कासिम भाई किसी ने आपको जमील के बारे में गलत बताया है या फिर ये कोई दूसरा जमील होगा, ये मेरे सरताज नहीं हो सकते। कहने लगे, बहन आप मेरे साथ चलिए, आपके शोहर जहाँ रहते हैं इस जगह का पता लेकर आया हूँ, ढाका चलते हैं। पूरे यकीन मगर धड़कते दिल के साथ मैं कासिम भाई के हमरा ढाका आ गई। यहाँ पहले रोज उन्होंने अपनी बहन के यहाँ कयाम किया जो ढाका में रहती थी। अगले रोज इनकी बहन के साथ ही हम अब्दुल रहमान के घर गए। अब्दुल रहमान की बीवी पढ़ी लिखी और मुहसिब थी, बहुत इखलाक के साथ मिली। कासिम की बहन सायरा ने इनसे बंगाली जुबान में बातें की, फिर इनकी नंदों के बारे में सवाल किया। वो बोली, एक ही मेरी ननद है। 1973 में इनकी शादी एक मगरबी पाकिस्तानी नौजवान जमील से हुई थी। अब्दुल रहमान ने अपने इस दोस्त को कारोबार में शरीक कर लिया। जमील खुशबख्त निकला, कारोबार ने बहुत तरक्की की। अब दूसरे मुल्कों में भी हमारा बिजनेस है। जमील अक्सर बैरून मुल्क बिजनेस को संभालता है, इन दिनों इटली गया हुआ है। उम्मीद है कल परसों तक लौट आएगा। फिर इसने इसकी बीवी को बुलवाया जो करीबी मकान में रहती थी। खूबसूरत सांवली सलोनी, बहुत पुरकशिश थी, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और लंबे बाल, डिच मिच बंगाल का जादू थी। मैं बस इसे तकती ही रह गई। सायरा बाजी ने मेरा तारुफ करवाया, ये इंडिया से आई है, मेरी कजन है। उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इंडिया का कहा ताकि ये लोग बिगड़ ना जाएं। कासिम भाई मेरे साथ 2 दिन बहन के घर रहे और जमील का पता करवाते रहे। तीसरे रोज बताया कि जमील आ गया है, मिलना चाहो तो मिलवा सकता हूँ। अब्दुल रहमान से दोस्त के जरिए जान पहचान कर ली है। मैंने कहा, कासिम भाई इतनी दूर इतना लंबा सफर किस लिए किया है? जमील से ही तो मिलने आए हैं, क्या बगैर मिले चले जाएं? बहरहाल किसी तरह उन्होंने मुलाकात का इंतजाम किया। अपने बहनोई के घर जमील को चाय पर बुलवाया। जब वो आ गए तो ये मुझे इनके सामने ले आए। जमील ने मुझे देखा तो दम बखुद रह गए, पलक तक नहीं झपक सके। इनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, जैसे ख्वाब देख रहे हो। तभी मैंने फिरोज को आवाज दी जो दूसरे कमरे में था। फिरोज बेटा आ जाओ, देखो तो कौन है ये तुम्हारे अब्बू हैं जिनका हमने 18 बरस से ज्यादा इंतजार किया है। आज खुशकिस्मती से मिल गए हैं, लो गले मिल लो। वो मेरी आवाज पर ड्राइंग रूम में आ गया। बाप ने बेटे को देखा तो वो जवान हो चुका था। अपनी कुर्सी से लड़खड़ाते हुए उठे और फिरोज को गले लगाया। अब मैं हैरत में गोता जन थी, यकीन न आता था कि ये मेरे सरताज जमील है। मैं तो इसी गुमान में थी कि किसी दूसरे जमील का कासिम भाई ने खोज लगाया है, लेकिन नहीं, ये सच था। वही थे जिनके इंतजार में जवानी के 18 बरस मैंने जला दिए थे। वो सामने बैठे थे, मुझसे माजरत ज़दा लहजे में बोले, जिंदगी बचाने की खातिर मुझे अपनी दोस्त की हमशीरा से निकाह करना पड़ा, वरना वो लोग जो मुझको मगरबी पाकिस्तानी होने के बाइस जान से मारने का तहैया किए हुए थे, जिंदा ना छोड़ते। बस यूं समझ लो कि जिंदा तो तुम्हारे और फिरोज की खातिर रहना चाहता था, लेकिन ये जिंदगी तुम लोगों के काम ना आ सकी। जिन्होंने जान बचाई उन्होंने ही ले ली। अब मैं ऐसी जंजीरों में जकड़ चुका हूँ कि तोड़ना भी चाहूँ तो तोड़ नहीं सकता। मेरी 4 बेटियां हैं, इनको छोड़कर पाकिस्तान नहीं आ सकता और ये पाकिस्तान चलकर रहने पर आमादा नहीं होते। क्या करूं? इंसान से तकदीर क्या कुछ करवाती है। आंखें फाड़े में इनकी माजरत खाना गुफ्तगू सुनती रही। कानों पर एतबार न आ रहा था, लेकिन हकीकत तो हकीकत होती है। मैंने पूछा, सरताज
اتنا تو بتا دیں کہ آپ کی موجودہ زندگی کے بارے میں آپ کے والدین کو علم ہے کہ نہیں؟ بولے ان کو علم ہے، 2-3 بار یہاں مجھ سے ملنے بھی آ چکے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں بھی پاکستان گیا تھا، امی بہت بیمار تھی، ابو کی وفات پر بھی 3 سال قبل جانا ہوا تھا، لیکن آپ لوگوں سے کیسے ملتا؟ آپ لوگوں نے تو گھر ہی بدل لیا تھا۔ یہ کہہ کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں کیا بتاؤں دل پر کیا قیامت گزری، لگتا تھا ابھی چھت گر پڑے گی جس کے نیچے میں اور میرا بیٹا بیٹھے تھے۔ میرا بیٹا بھی ٹکا ٹک باپ کی صورت تکے جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی یہ سب بہانہ ہے، جمیل چاہتے تو ہمارے کسی رشتے دار سے پتہ معلوم کر سکتے تھے، وہ ہمارے کافی رشتے داروں کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر یہ تردد نہیں کیا کیونکہ اب وہ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھے۔ اس زندگی میں پہلی بیوی اور پہلے بیٹے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مجھ سے بولے تم چاہو تو بنگلہ دیش میں رہ جاؤ، لیکن یہ مشکل تھا، یہ لوگ ابھی بھی مغربی پاکستان کے باشندوں کو قبول نہیں کرتے۔ مجھے بھی اپنی بیوی منورہ سے تمہیں چھپانا پڑے گا ورنہ میری 4 لڑکیاں مجھ سے جدا ہو جائیں گی۔ وہ آگے جانے کیا کیا کہتے رہے، میں نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ جمیل مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہاں رہ بھی نہیں سکتی، یہ میرے لیے محال امر ہوگا اور اس سے بھی زیادہ محال سوتن سے چھپنا۔ افسوس میں نے تمہارے انتظار میں بہت سارے برس دکھ میں گزار دیے اور اب بھی گزار لوں گی۔ زندگی ہے ہی کتنی مختصر سی ہے یہ حیات جمیل۔ وہ بہت نادم تھے، معافی مانگ رہے تھے۔ کہا مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور تھا، کاش اپنی زندگی بچانے کے خاطر یہ سودا کرنے کی بجائے کسی نیزے یا خنجر کا وار ہی سہ کر جان دے دیتا۔ وہ مغربی پاکستانیوں کو نیزے گھونپ رہے تھے، میں بھی قطار میں تھا کہ عبد الرحمان نے بچا لیا۔ میرے پاس ان کو کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ جمیل اگلے روز دوبارہ آ گئے، میں نے رکھتے سفر باندھ لیا تھا، استدعا کی کہ تم کو اور بیٹے کو رخصت کرنے ایئرپورٹ تک چلوں گا۔ میں نے کہا چلیے آپ کی مرضی۔ پھر روز سے بہت باتیں کرتے رہے اور وہ چپ سادے رہا، بیچارہ کیا کہتا۔ مدت بعد باپ کو دیکھ رہا تھا، جب یہ چھوڑ کر گئے تھے تو 1 سال کا تھا۔ بھلا 1 سال کے بچے کو کیا یاد رہتا ہے۔ جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو کہا تم چلو میں بس آتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے، وہ نپٹاتے ہی آ جاؤں گا۔ خاموشی کے سوا کیا تھا میرے پاس۔ مجھے پاکستان آئے 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ جمیل آ گئے۔ وہ پہلے میرے ماموں کے گھر گئے اور ان کو لے کر ہمارے گھر آئے، بار بار معذرت کرتے رہے، معافی طلب کرتے رہے۔ میں بس ان کو دیکھتی تھی اور آنسو بہنے لگتے تھے، زبان الفاظ کا ساتھ نہ دیتے تھے۔ ماموں نے مجھے سمجھایا کہ زندگی تھی تو مل گئے، بیٹے کی خاطر سمجھوتا کر لو، باپ ہے بیٹے کو بیرون ملک پڑھا لکھا کر اس کا بھلا کرے گا، پھر روز کا مستقبل بن جائے گا۔ ان کی بھی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا یہی ایک ہی ہے۔ میں نے کہا جمیل کو ان کی بیوی کی وجہ سے بنگلہ دیش کی سکونت ملی ہے، بھلا ہم کیسے وہاں ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے پاس رہنے سے مجبور ہے تو ہم بھی بنگلہ دیش جانے سے مجبور ہیں۔ ان کا روپیہ پیسہ کس کام کا، جس کو چاہا وہ نہ ملا تو زندگی جو باقی ہے وہ بھی گزر ہی جائے گی۔ ماموں سمجھ گئے کہ میرا دکھ کتنا ہے، مزید بات بیکار ہے۔ جمیل واپس چلے گئے۔ 1 سال بعد فیروز کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ اس روز میں بہت خوش تھی کہ اب میرا بیٹا ایک ڈاکٹر ہوگا۔ اللہ نے مجھے فیروز کی صورت میں ایک مضبوط سہارا عطا کر دیا تھا۔ اس 1 سال کے دوران جمیل نے کئی بار فون پر رابطہ کیا، لیکن میں نے بات نہ کی۔ میرا بھائی بات کرتا اور فون رکھ دیتا تھا، میں کیسے بات کر سکتی تھی؟ وہ دل سے اتر چکے تھے۔ بھائی کو بھی کہہ دیا کہ مجھ کو جمیل سے بات کرنے پر مجبور نہ کریں۔ میں نے ایک یقین کے سہارے زندگی کے کٹھن دن گزارے، اب وہ یقین ٹوٹ گیا ہے، اعتماد اٹھ گیا ہے۔ لاکھ جمیل نے منانا چاہا مگر دل آمادہ تعلق نہ ہوا۔ بیٹے نے بھی 1-2 بار ہی زبان سے کہا کہ امی معاف کر دیں، شاید وہ اس وقت واقعی مجبور تھے، واپس نہ لوٹ سکتے تھے۔ میں نے اسے بھی یہی جواب دیا، میرے بچے یاد کرو وہ دن جب ان کے انتظار میں نا امیدی کے گہرے اندھیروں میں ڈوب کر بھی میں زندہ رہی۔ لوگوں نے یقین دلایا کہ جمیل اب کبھی نہیں آئے گا، رشتہ داروں نے بار بار دوسری شادی پر اکسایا، مگر میں نے دل کی گواہی کے آگے کسی کا اعتبار نہ کیا، اور جس کا اعتبار کیا اس نے 18 برس دھوکے میں رکھا۔ سسرال والوں کو خط لکھتی تھی تو وہ جواب نہ دیتے تھے، حالانکہ سب جان چکے تھے۔ سوچو تو اگر میں اپنی میڈم کا سہارا نہ لیتی، اگر قاسم بھائی جیسے اچھے آدمی ہماری مدد نہ کرتے، اگر میں کبھی بنگلہ دیش نہ پہنچ سکتی، تب کیا ہوتا؟ زندگی کی آخری سانس تک
मैं इनका ही इंतजार करती रहती। फिरोज का डॉक्टर बनने का सुनकर जमील का दोबारा फोन आया। वो सिर्फ फिरोज से बात करना चाहते थे। वो फिरोज के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से बेहद खुश थे। उन्होंने फिरोज से कहा कि वो अपना स्टूडेंट ट्रांसफर बांग्लादेश करवा ले और वहाँ के मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल करें ताकि वो इसके सारे अखराजात उठा सके। फिरोज ने इनकी बात सुनकर जवाब दिया, अम्मी ने कहा है कि आप अब्बू जमील हैं, सो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए सभी कुछ अब मेरी माँ ही है। मैं इनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। इनकी खिदमत में रहने की सादत से खुदा कभी भी मुझे महरूम ना करे। ये कहकर फिरोज ने फोन बंद कर दिया। फोन रख कर जब वो पीछे मुड़ा तो मुझे खड़ा पाया। इस बार भी मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये सुकून और खुशी के आंसू थे। मेरा बेटा मेरी तरफ बढ़ा, मेरे आंसू पहुंचे और मुझे गले लगा लिया।